ध्यान से देखिए, ब्रूस्टर्स लॉ। सबसे पहले इसकी कंडीशन समझ लीजिए। इन्होंने जो लॉ दिया, इन्होंने उससे पहले ही कंडीशन लगा दिया। कंडीशन क्या थी इनकी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे condition the angle between reflected ray and refracted ray is 90 डिग्री। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई पोलराइज्ड क्रिस्टल लेते हैं और उसमें से हम उस लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को अगर टूरमैलिन क्रिस्टल पे गिराते हैं, यानी इंसिडेंट करते हैं, उससे वो स्ट्राइक करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल अगर 90 है तो आपका ब्रूस्टर एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरा केस बताया कि ब्रूस्टर एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये कंडीशन अगर फॉलो होगी तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। इन्होंने कहा बेटा एक टूरमैलिन क्रिस्टल ले लीजिए, तो आपके सामने आपको लेना है टूरमैलिन क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल पे कोई अनपोलराइज्ड लाइट, तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम यहाँ ऐसे बनाएंगे पहले। फिर आपको हमने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर होते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब सपोज करिए आप यहाँ से कोई पोलराइज्ड लाइट ऐसे आ रही है और यहाँ से ये इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल क्रिएट कर लेना है। ये हो जाएगा बेटा नॉर्मल, और आपको एग्जैक्टली इसको सरफेस पे टच करना है। अब ये जब आएगी तो इसमें डॉट 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 वाले रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजेंटल वेक्टर को, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा था। ये हमने आपको बताया था कि दो प्रकार से वेक्टर चलेगा, एक डॉट डॉट के फॉर्म में जो हमने हॉरिजेंटल में आपको निकाल के दिखाया था, और एक आपका चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमने आपको प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाया था इस तरीके से। तो आपको दोनों बनाने हैं। ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें हमने दोनों ले रखा है, डॉट वाले भी और प्लेन के वर्टिकल वाले भी। इस तरीके से आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही होगी। अब जैसे ही ये टूरमैलिन क्रिस्टल पे पड़ेगी, इन्होंने कहा कि यहाँ से आपके कोई एक, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, या तो डॉट वाला वेक्टर या तो वर्टिकल वाला वेक्टर, कोई दोनों में से एक। अब सपोज कर लीजिए दो में से एक को हमने यहाँ ले लिया, हमने डॉट वाला ले लिया, डॉट 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 डॉट, ये वेक्टर आपके इस साइड में रिफ्लेक्ट हो गए। इसको इन्होंने कहा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे आप लिखेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। इस तरीके से इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया। अब इन्होंने फिर कहा कि अब अगर एक वेक्टर इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया है तो कोई दूसरा वेक्टर आपका रिफ्रैक्शन इंडिकेट करेगा। तो यहां से आपकी सपोज करिए कि इस तरफ आपका रिफ्रैक्शन होता है, तो आपके ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट यहाँ आपका रिफ्रैक्शन शो करेंगे इस तरीके से, और इसको इन्होंने कहा अनपोलराइज्ड लाइट। अब बेटा अनपोलराइज्ड लाइट क्यों कहा, रीजन सुन लीजिए। जब आप गॉगल्स पहनते हैं
तो कुछ इंटेंसिटी आपके अंदर मतलब आपके चश्मे के उस पार जा रही होती है। तो जब चश्मे के उस पार जा रही होती है उसी की वजह से तो आपको विजिबिलिटी दिखाई देती है। तो इसलिए इन्होंने इस रिफ्रैक्टेड लाइट को कहा है अनपोलराइज्ड लाइट। और इन दोनों में से जरूरी नहीं कि डॉट वाला ही जाए, हो सकता है वर्टिकल वाला रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इन्होंने कहा दोनों में से किसी एक को रिफ्लेक्ट करा दीजिए और आपका कोई एक लाइट वेक्टर ही क्रॉस करके जा पाएगा रिफ्रैक्शन में। फिर इन्होंने साफ साफ कह दिया भैया कि इन दोनों लाइट रेस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये मैंने कंडीशन पहले ही लिख दी है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। ये ब्रूस्टर की कंडीशन थी। तो इन्होंने ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है भैया, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो इसके बीच की कंडीशन आपको पहले ही पता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम उनकी बातें करेंगे जो हम पहले से पढ़ के आए हैं। अब हमने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि ये आपका इंसिडेंट एंगल होता है। इसको इन्होंने कहा कि आप इसको कहो बेटा आईपी। क्या है ये, आईपी का मतलब क्या है, पोलराइजेशन एंगल। आईपी को ब्रूस्टर एंगल भी कहा जाता है, ब्रूस्टर एंगल, या इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन एंगल या पोलराइज्ड एंगल। बात समझ में आई? इस तरीके से इन्होंने इसको इंडिकेट किया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही हमारा रिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो अगर बेटा ये आईपी है तो ये भी कितना होगा, आईपी होगा। तो इन्होंने कहा कि इसको भी आप बराबर ले लीजिए। ये क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्शन एंगल है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि आपका एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। तो यहाँ आप ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। इस इंसिडेंट एंगल को इन्होंने क्या कहा है, ब्रूस्टर एंगल कहा है, या फिर आप इसको पोलराइज्ड एंगल भी कह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हमको पता है बेटा कि ये नॉर्मल है और नॉर्मल के इस साइड टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 90 में से आईपी को सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ये ओवरऑल एंगल 90 है तो 90 में से आईपी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस आईपी आ जाएगा। अब अगर ये 90 माइनस आईपी आएगा तो कंडीशन सुन लीजिए, रिफ्लेक्शन एंगल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच की जो एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री है। अब अगर ये ओवरऑल एंगल आपका 90 डिग्री है तो 90 में से 90 माइनस आईपी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल आपको अगेन क्या मिल जाएगा, अगेन आईपी मिल जाएगा। अब अगर ये आपको आईपी मिल गया तो फिर आप ध्यान से देखो, ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साइड से ये ओवरऑल एंगल कितने का हो जाएगा, फिर से 90 का हो जाएगा। अब 90 में से आईपी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल है इसको आप सबसे पहले लिखो आर। इस आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 माइनस आईपी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल कितना है 90। और अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो आपको 90 में से आईपी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे क्या लिखोगे, 90 माइनस आईपी ही तो लिखोगे। बात समझ में आई? तो आपका ये एंगल कितना आ गया, R इज इक्वल 90 माइनस आईपी, यानी आईपी प्लस आर इज इक्वल कितना होता है, 90 डिग्री। यही तो इनकी कंडीशन थी। सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे फिर रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल इन्होंने 90 कहा कि अगर ऐसा होगा तो जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल है और जो आपका ब्रूस्टर एंगल है इन दोनों का एडिशन किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कंडीशन लगाने के बाद अगर ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो बेटा इस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, ब्रूस्टर लॉ कहा जाता है। और ब्रूस्टर लॉ को दूसरे तरीके से भी इन्होंने प्रूफ किया। इन्होंने कहा भैया कि अगर आपका ये मीडियम एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लीजिए, और n1 की वैल्यू क्या होती है 1, हमने आपको कई बार बताया है। अगर ये मीडियम आपका क्रिस्टल है तो क्रिस्टल किससे बना होता है, ग्लास से। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लीजिए, n2 की वैल्यू नहीं पता है तो n मान लीजिए। बात समझ में आई? आप इसमें लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, या आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ।
स्नेल का लॉ लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल 1n2। लाइट कहां से कहां जा रही है बेटा? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रही है। और 1n2 को आप क्या लिखते हो? n2 अपॉन n1 लिखते हो। बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन आई मल्टीप्लाई बाई n1 साइन आर मल्टीप्लाई बाई n2। आई किसके बराबर है बेटा? IP के बराबर है। तो I की प्लेस पे आप क्या लिखोगे? I की प्लेस पे आप लिखोगे IP। R किसके बराबर है बेटा? 90 माइनस IP के बराबर है। तो R की प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 90 माइनस IP। N1 आपका किसके बराबर है? 1 के। N2 आपका किसके बराबर है? N के। सबकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। N1 इज इक्वल 1, N2 इज इक्वल N। साइन IP मल्टीप्लाई बाई 1 साइन R 90 माइनस IP और N2 की जगह हमने लिख दिया N। ये बात समझ में आई? 1 से मल्टीप्लाई कराओगे नो चेंजमेंट, ये आ जाएगा साइन IP इज इक्वल साइन 90 माइनस IP मल्टीप्लाई बाई N। यहीं ब्रैकेट में आप दिखाएंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। तो हमारी वैल्यू है साइन 90 माइनस IP क्या हो जाएगी? कॉस IP। थीटा की जगह IP लिखा है तो आप क्या लिखोगे? कॉस IP। तो यहाँ क्या बनेगा भैया? यहाँ आएगा साइन IP इज इक्वल कॉस IP मल्टीप्लाई बाई N। ये कॉस IP नीचे आएगा, साइन IP अपॉन कॉस IP इज इक्वल N। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा भैया? टेन थीटा। तो ये आ जाएगा टेन IP इज इक्वल N। यही है आपके ब्रूस्टर का लॉ। ये भी ब्रूस्टर का लॉ है और ये भी ब्रूस्टर का लॉ है। IP प्लस R बराबर 90 डिग्री या फिर टेन IP इज इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई? इतना सा है आपका ब्रूस्टर्स लॉ। फिर से अगर आप एक बार देखना चाहें तो 1 मिनट में फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले इन्होंने कंडीशन लगा दी भैया। क्या है कंडीशन? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। और हमने अनपोलराइज्ड लाइट लिया। अनपोलराइज्ड लाइट को हमने टूरमैलिन क्रिस्टल पे स्ट्राइक करा दिया। जैसे ही स्ट्राइक कराया इनकी नई कंडीशन स्टार्ट होती है कि इन दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जिसका रिफ्लेक्शन हो गया वो हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया वो हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। क्योंकि हमको देखने के लिए कुछ तो विजिबिलिटी चाहिए लाइट की, तो वो हो जाएगी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया इस वेक्टर के फॉर्म में। फिर हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से I इज इक्वल R होता है। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। इस एंगल को इनके लॉ के अकॉर्डिंग IP कहा जाता है, इसलिए हमने IP लिखा। IP अगर ये है तो बगल वाला रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? IP हो जाएगा। हमने यहाँ इसका नाम भी लिख के दिखाया कि यही आपका ब्रूस्टर एंगल भी है, यही आपका पोलराइज्ड एंगल भी है। फिर हमने क्या कहा कि नॉर्मल के जस्ट बाद आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल हमने आपको 90 बताया। अब 90 में से IP को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस IP आएगा। अब ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रही रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल इन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया 90 डिग्री। अब अगर ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? IP आएगा। अब ये हमारा फिर नॉर्मल है तो नॉर्मल के बाद फिर 90 का एंगल बनेगा। अब अगर R की वैल्यू चाहिए तो 90 में से IP को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 90 माइनस IP के बराबर आ गई। तो इसको हमने राइट हैंड साइड लिख दिया तो IP प्लस R किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर हो गया। फिर हमने स्नेल्स लॉ लिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया। जो हमारा मीडियम था हमने उसको इंडिकेट किया कि भैया ये एयर है, ये आपका ग्लास है। क्रिस्टल किससे बने होते हैं? ग्लास से बने होते हैं। हमने दोनों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया। N1 1, N2 N। 1 और N नहीं भी मानोगे तब भी यहाँ पे क्या आता बेटा? N2 अपॉन N1 आता। और N2 अपॉन N1 को तुम क्या लिख सकते हो? N लिख सकते हो। तो हमने इसको पूरा प्रूफ किया। I की जगह हमने IP लिखा और R की जगह हमने 90 माइनस IP लिखा। साइन I मल्टीप्लाई बाई N1 साइन R मल्टीप्लाई बाई N2। I और R की वैल्यू उठा के पुट कर दी तो ये हो गया साइन IP मल्टीप्लाई बाई 1 साइन 90 माइनस IP मल्टीप्लाई बाई N।
1 से मल्टीप्लाई किया, नो चेंजमेंट, n से मल्टीप्लाई किया, चेंजमेंट होगा, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया। साइन 90 माइनस आई पी क्या बन गया, कॉस आई पी, इसको हमने लिखा कॉस आई पी अपॉन में गया, ये बन गया रेशियो tan आई पी, tan आई पी इज इक्वल क्या आ गया, n। और ये भी आपका ब्रूस्टर्स लॉ है और ये भी आपका, बात समझ में आई। जहां पे न्यूमेरिकल में हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उसका यूज करेंगे, नोट करिए।